हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। हमने आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे और जिसमें से हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉटोमेरिज्म। तो उससे रिलेटेड स्क्रीन पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, स्क्रीन पॉज कीजिए और जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करिए। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हमने यहाँ पर इनोल फॉर्म, इसकी फॉर्म हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो डी पॉजिटिव से और D2O के अंदर हमने डी पॉजिटिव डाला है। तो इस हिसाब से बच्चे यहाँ से हमने एसिडिक मीडियम में पढ़ा था कि एसिडिक मीडियम में एक्चुअली क्या होता है। अगर इसका मैकेनिज्म पढ़ें तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं। अगर हम वाया मैकेनिज्म इस बात को लेकर जाएं तो सबसे पहले डी पॉजिटिव ऑक्सीजन पर जाकर के पेस्ट हो जाता है OD, और ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। आफ्टर दैट ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा एंड CH3C पॉजिटिव OD एंड यहां पर आ जाएगा CH3। ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा, CH2 यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये यहां पर आपका इनोल फॉर्म आ गया। तो जो ये इनोल फॉर्म आई है बेटा, उसमें गया H और आया कौन, D। तो ये चीज, क्योंकि जो ये H है ये यहां पर से बाहर निकलेगा और सॉल्वेंट में जाके गुम हो जाएगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। और सॉल्वेंट H की जगह, H पॉजिटिव की जगह आपको क्या प्रोवाइड करेगा, D पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से हो गया क्या कि अगर हमने सॉल्यूशन को काफी देर के लिए छोड़ दिया है तो धीरे धीरे यहाँ पर H जो है D से डिस्प्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और फाइनली आपको आफ्टर सम टाइम आपको फर्दर जो सॉल्वेंट, जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है वो होगा दिस वन। ठीक है जी, जिसमें हमने कहा कि सारे H पॉजिटिव धीरे धीरे वन बाय वन रिप्लेस होते रहेंगे विद D पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फाइनली अब ऑप्शन में आपका ये आ जाए वो भी करेक्ट है, ये आ जाए वो भी करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से मल्टी करेक्ट आंसर भी बन सकता है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द टाइम। टॉटोमेरिज्म में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बता देते हैं, दे देते हैं आपको, और आपको बताना है किसमें टॉटोमेरिज्म होगा और किसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कीटो-इनोल बताना है। देखिए जरा, फर्स्ट में है इनओल। यस, अगर इनोल है तो टॉटोमेरिज्म के थ्रू कीटो फॉर्म भी रहेगी। ठीक है ना। तो अभी तक तो कीटो फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस हो गई होगी। आपने H को कहां पे डाल देना है, थर्ड पोजीशन पर, डबल सिंगल में, सिंगल डबल के अंदर, जो डबल सिंगल में आ गया सिंगल डबल में आ गया, लो जी ये आपका बन गया एल्डिहाइड। ठीक है जी। और इस केस के अंदर यस, याद है 1,5 माइग्रेशन, यहां पर क्या होगा 1,3 नहीं 1,5 माइग्रेशन। और यहां से फाइनली आपको याद होगा जी, नहीं याद है तो नहीं देखा है तो मेरा लास्ट लेक्चर देखिए। और ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, फिनोल। यानी ये जो फॉर्म है वो फिनोल की कीटो फॉर्म है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेंजोक्विनोन। कई बार पूछा गया है। यहां पर आपके पास थर्ड पोजीशन पर तो है ही नहीं, फिफ्थ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई नो टॉटोमर्स। यहाँ पर कोई टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, बेंजल्डिहाइड हमने कल भी किया था लास्ट लेक्चर में भी, और यहाँ पर भी हमने क्या कहा था, नो टॉटोमेरिज्म। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए यहां पर जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि हमारी मस्ट कंडीशन थी, डज नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म व्हेन बॉन्डेड टू कार्बन। जो हमारी कंडीशन थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए लेकिन वाया मल्टीपल बॉन्ड।
तो नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल भी और डबल भी, और ये डबल, सल्फर भी डबल बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं बना सकता। तो इस केस में नो टॉटोमेरिज्म। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसने कहा है कि भाई सारे के सारे इनोलाइजेबल हैं, इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पड़े हुए हैं इनोलाइज के लिए। तो देखिए ये आपकी कीटो फॉर्म हो गई, 1 2 3 कार्बन, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो दोनों पोजीशन पर आपके पास दो दो हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस केस में देखिए जी, इस पोजीशन पर नहीं है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर s2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। फोर्थ पोजीशन में देखिए, इस पोजीशन से तो नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा, तो कौन सी पोजीशन से होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी इनोलाइजेबल हैं। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म में दे रही हूँ आपको। ये जब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, अगर ये ब्रिज्ड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ब्रिज्ड कार्बन, तो इसका हाइड्रोजन ब्रिज है ना बेटा, देखो ये कार्बन यहाँ से तीसरा, ये ब्रिज कहलाता है। तो ये ब्रिज्ड कार्बन जो है, ब्रिज्ड कार्बन का हाइड्रोजन भी ब्रिज्ड होगा, वो टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता था, हमने किया था जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था, उसी तरीके से ये टॉटोमेरिज्म में भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन हम काउंट नहीं करेंगे। यस, इस कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन काउंटेबल होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम के केस में फर्स्ट ऑप्शन है, मैक्सिमम फर्स्ट होगा ऑप्शन, और अगर मिनिमम पूछ लेते तो क्या आंसर होता जी, थर्ड आंसर मिनिमम, क्योंकि इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है बेटा, तो ये था टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड। और अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक्चुअली हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर हमने पढ़ा था, जिसमें इन शॉर्ट हमने क्या कहा था, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज डिफरेंट। ठीक है जी, स्ट्रक्चर सेम होगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो होगी यहाँ पर डिफर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 2 तरह के आइसोमेरिज्म हैं, जिसमें हमने कहा था कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, कन्फर्मर्स। तो जो कन्फर्मर्स थे उसमें फ्री रोटेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पे CC सिंगल बॉन्ड है, उसमें देखिए कैसे मर्जी रोटेट कर लीजिए, मॉलिक्यूल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई खास उसको अपना बॉन्ड वगैरह ब्रेक करना नहीं पड़ रहा है। तो कन्फर्मेशनल जितना मर्जी इसको रोटेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, कन्फर्मेशनल में फ्री रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड, फ्री रोटेशन, ठीक है जी, अराउंड CC बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगी। लेकिन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 कॉन्फिगरेशनल एक कंपाउंड के आइसोमर है A एंड B, A B में कन्वर्ट नहीं हो सकता, B A में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आपको A से B में जाना है तो कोई ना कोई बॉन्ड तोड़कर उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो वाया बॉन्ड ब्रेकिंग आप A से B में, B से A में आ सकते हो। और बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए तो रिएक्शन की होती है, उसके लिए एनर्जी पार्ट बहुत सारा चाहिए होता है। तो जनरल केस में, नॉर्मल केस में मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। तो इसका मतलब वो A है तो A रहेगा, B है तो B रहेगा।
लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होता है कि ए बी में कन्वर्ट, थोड़ा सा भी अपना एंगल रोटेट किया, थोड़ा सा एंगल शिफ्ट किया, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, और ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटर कन्वर्टेबल। तो कन्फर्मर्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और कॉन्फ़िगरेशनल इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा +2 का पार्ट है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा +1 का पार्ट है। तो हम पहले यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया। सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं और ये तब होते हैं जिसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, और दूसरा ये होता क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट। चलिए जल्दी से पहले मैं लिख लेती हूँ, इट इज अ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, यानी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अगर कोई सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा, सिस ट्रांस में नहीं जा सकता, ट्रांस सिस में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो सिस में होगा या फिर ट्रांस में, पॉसिबिलिटी दोनों है, लेकिन एक जो ऑप्शन ले ली बस वो उसी के अंदर रहेगा, बाद में वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। ठीक है बच्चे, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर कब पॉसिबल होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट इन अ स्पेस, एंड that's why symmetrical isomerism arises। और इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे कि ये हमने बनाया Cl, ये बनाया F, ये बनाया Cl, ये बनाया F, तो यहां पर दो सेम, देखो जी, ठीक है, यानी कि एफ एफ क्या है, आपस में एक दूसरे के सामने है, और अगर इसी की दूसरी फॉर्म बनती है तो उसके अंदर एफ एफ एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब ये दोनों को अगर मैं कहूं, देखो एक बात समझो जरा, ये सी में सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे होता है, एक बॉन्ड ऊपर, एक पाई ऑर्बिटल ऐसे होती है, एक लूप ऊपर होती है, एक नीचे की तरफ होती है, ऊपर वाली लूप ऊपर आपकी ओवरलैप कर जाएगी, नीचे वाली नीचे लूप ओवरलैप कर जाएगी। दिस इज द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड के आसपास जो भी लगा हुआ है, अगर मैं उसको रोटेट करने की कोशिश करूंगी तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए। तो नॉर्मल केस में ये एनर्जी मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल नहीं होती, रिएक्शन कराने के लिए जब हम देते हैं तभी उसके पास आती है, अदरवाइज वो नॉर्मली जब पड़ा हुआ है उसके पास वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। इसलिए अगर वो सिस में पड़ा है तो सिस में रहेगा, ट्रांस में पड़ा है तो ट्रांस में रहेगा। जैसे कि ये वाली फॉर्म को हम सिस कहते हैं, व्हेन टू सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। इसको अभी हम डेफिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, और ये फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, ट्रांस फॉर्म। ठीक है जी, अब यहां पर अराउंड द डबल बॉन्ड, इफ टू सेम एटम आर ऑन द सेम साइड तो सिस फॉर्म, टू सेम एटम्स आर ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रांस फॉर्म। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम यहां पर इस केस को सिस ट्रांस नहीं कह सकते हैं, बच्चे यहां से गलती कर जाते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस ऑलरेडी किया था जब मैंने आइसोमेरिज्म सिखाया था, कि ये वाली फॉर्म हम ना इसको सिस में लेंगे ना इसको ट्रांस में लेंगे। अब आपको लगेगा कि भाई ये ठीक है, टू सेम आर ऑन द सेम साइड, लेकिन ये और ये में, इन दोनों से ये इसकी, आपको लगेगा ये इसकी सिस फॉर्म है, बट नहीं, क्योंकि ये दिस और दिस के अंदर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गई। यहाँ पे एक कार्बन के पास एक क्लोरीन एक फ्लोरीन है, यहाँ पर एक कार्बन के पास दोनों क्लोरीन और दूसरे के पास दोनों फ्लोरीन है।
यानी बॉन्डिंग डिफरेंट है, और जब बॉन्डिंग डिफरेंट होती है तो वो किसके अंडर आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर के, ना कि स्टीरियो के। तो ये स्टीरियो है ही नहीं, नो स्टीरियो आइसोमर। जब स्टीरियो है ही नहीं तो हम इसको सिस ट्रांस के अंडर लेकर ही नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके जी। अब चलिए, अभी मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बेसिक कंडीशन है रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अब ये बेसिक रोटेशन वाली, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली कंडीशन किस किस केस में सेटिस्फाइड होती है, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, कि हमारी किस किस केस में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है, सबसे ज्यादा केसेस जो हम पढ़ते हैं वो एल्कीन के, जिसको अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि जो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो कुछ ऐसे होता है, बीच में सिग्मा बॉन्ड और वो पाई बॉन्ड, जिसको मैं रोटेट करने की कोशिश करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दिस इज द पाई बॉन्ड। ये इसने ऊपर का ऊपर ओवरलैप कर लिया है, नीचे का नीचे ओवरलैप कर दिया। अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगी तो ये एक बॉन्ड हिल जाएगा और उनकी ओवरलैपिंग देखो जी, प्लेन ही चेंज हो गया और उनकी ओवरलैपिंग जो है चेंज हो जाएगी और टूट जाएगी, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई एल्कीन के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो एल्कीन के केस में इसके अलावा क्या कंडीशन होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? पहली कंडीशन, एल्कीन है तो वो तो है ही सेटिस्फाइड। एल्कीन को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। तो एल्कीन ओलेफिन्स में सबसे पहली कंडीशन डबल बॉन्ड, ठीक है जी, तभी उनको एल्कीन कहते हैं, तो पॉसिबल है। उसके अलावा डबल बॉन्ड के पास, डबल बॉन्ड मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि अभी मैंने कहा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास अगर सेम एटम प्रेजेंट है तो हम उसको सिस ट्रांस में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर टू डिफरेंट, जैसे इस सी के पास CLF, इसके पास भी दो डिफरेंट है, इसके पास भी दो डिफरेंट है, आपस में सेम हो सकते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड बना लिया तो उसके पास दो ही अब बॉन्ड की ऑप्शन बची हैं। अब वो दो बॉन्ड अगर सेम एटम से हैं तो फिर उसके अंदर ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? यानी कि ईच कार्बन एटम, जो डबल बॉन्डेड एल्कीन जिन दो कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड बना रखे हैं, उन दोनों के पास उसके अलावा दो डिफरेंट होने चाहिए। आपस में वो सेम हो सकते हैं बट वो उसके दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी के पास XY हो, दूसरे सी पर भी XY हो तो चलेगा, लेकिन अगर सी के पास, इस सी के पास 2x, दूसरे के पास चाहे XY भी हो जाए, तब भी यहां पर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेगा। ठीक है जी, समझ में आया? अब देखिए यहां पर C के पास XY दो डिफरेंट है, चलेगा। यहां पर दो डिफरेंट है, एक X और एक Z, ये भी चलेगा। ठीक है जी, हम X के विद रिस्पेक्ट टू चेक कर लेंगे। अगर दो X सेम साइड है तो सिस, अपोजिट है तो ट्रांस। ठीक है, अब यहां पर देखिए XYZW, यहां पर अगर मैं इस केस की बात करती हूं, जिसको मैं एग्जांपल भी लूंगी अभी, यहां पर देखिए इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा, लेकिन बट सिस ट्रांस नहीं हो सकता, क्योंकि सिस ट्रांस में हम दो ग्रुप सेम होने जरूरी हैं, जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू चेक करेंगे सेम साइड या अपोजिट साइड। तो अगर आपको आ जाए क्या ये सिस ट्रांस शो करता है, नो। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, यस।
अब ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड EZ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड EZ। ओके, तो इसका मतलब 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1,2 डाई, ये देखिए जी, ये एल्कीन है, ठीक है, CH2 कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है यहां पर, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, अगर मैं 1,2 डाई यानी एक इधर कोई ग्रुप लगा दूं और एक इधर ग्रुप लगा दूं, तो अब ये मैं x नहीं, x हटा देती हूं कि x से आपको लगेगा कि ये क्रॉस लगा रखा है, तो मैं यहां पर डाल देती हूं फ्लोरीन, फ्लोरीन। दिस इज कॉल्ड 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन। तो 1,1 डाई सब्स्टिट्यूशन में नहीं होगा, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन में यहां पर ये आपका शो कर जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। एक यहां पर एक इसी को लेकर हम एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल टर्मिनल एल्कीन, अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ऑल टर्मिनल एल्कीन, टर्मिनल मतलब जिसके कोने में C डबल बॉन्ड, ये देखिए जी, दिस इज टर्मिनल एल्कीन। तो ये टर्मिनल एल्कीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑल टर्मिनल एल्कीन, अगर यहां सब्स्टिट्यूशन हो जाती तो हो जाता, ऑल टर्मिनल एल्कीन्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो टर्मिनल एल्कीन्स, ये शॉर्ट पॉइंट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी आ सकती है। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो वो आपकी टर्मिनल भी शो कर सकती है, जैसे देखिए टर्मिनल ही था लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो गया था, तो ये सिमेट्रिकल था, लेकिन विदाउट सब्स्टिट्यूशन terminal alkenes cannot show symmetrical isomerism। क्लियर है जी? तो ये यहाँ पर हमने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसलिए ये स्क्रीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलें। नाउ नेक्स्ट इज, हम यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सिस और ट्रांस की बेसिक डेफिनेशन जो हम कर तो चुके हैं, बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। आइसोमर विच हैज सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दैट विल शो सिस आइसोमर। और अगर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ठीक है जी, अभी हम एल्कीन की ही बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है, जिसमें से हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैंने कुछ एल्कीन्स बनाए हैं, ओपन चेन एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन्स। आपको बताना है किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और किसमें नहीं। उससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, C के पास अगर दो, एक साइड भी देखिए इधर दो डिफरेंट है AD, लेकिन यहाँ पर दो सेम है, तो यहाँ पर ये आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। और दूसरी तरफ A और BD है, यानी यहाँ पर भी देखिए ये डिफरेंट है लेकिन एक तरफ सेम आ गया, तो फिर यहाँ पर भी ये आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है जी, यानी कि 1,1 डाई सब्स्टिट्यूशंस विद द सेम ग्रुप, वहां पर आइसोमेरिज्म पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है जी? चलिए अब यहाँ पर हम कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं। प्लीज स्ट्रक्चर जरूर बना के देख लेना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो ये क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कोशिश कीजिए मुझसे पहले रहने की। तो ब्यूट 1 इन
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिख रहा है ये कौन सी है? टर्मिनल एल्कीन्स। टर्मिनल एल्कीन्स है। और या फिर ऐसे सोचिए डबल बॉन्डेड के दोनों तरफ, यहाँ पर एक तरफ दोनों हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ सही है, एक H है और दूसरा ये इथाइल ग्रुप है। तो ये तो कहता है कि मैं तो बना लूंगा, लेकिन ये वाला कार्बन एटम नहीं बना पाएगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पर लगा दें नो, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज ब्यूट टू इन। नाउ नेक्स्ट इज ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन में अगर मैं बनाती हूं, इसकी स्ट्रक्चर हम इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस उधर कम है। CH3CH डबल बॉन्ड CH बताइए जी। देखिए डबल बॉन्डेड की तरफ एक H, एक CH3, एक H, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड है। बना लेंगे इसके सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए मैं बनाकर भी दिखा देती हूं आपको। ये लीजिए, ये जो मैं बना रही हूं ये क्या है? सिस फॉर्म। ठीक है। और इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी? दैट इज CH3H। ये लीजिए, ये बन गई इसकी ट्रांसफॉर्म। फिर से सिस बना दी मैंने, है ना। ये लीजिए, एक मिनट से, ये लो, ये बन गई इसकी ट्रांसफॉर्म। ठीक है। चलिए आगे करते हैं। मैलिक एसिड एंड फर्मेरिक एसिड, ये नाम आपको याद रखने जरूरी हैं। मैलिक एसिड जो होती है वो सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। ये आपका दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड। ये लीजिए सिस फॉर्म है, तो ये है आपका, इसका नाम है मैलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दैट इज मैलिक एसिड। ठीक है जी। और इसी की जो फर्मेरिक फॉर्म, इसी का जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहेंगे? फ्यूमेरिक एसिड। ये क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है बेटा जी। नाउ नेक्स्ट इज, तो यानी कि यहां पर भी था यस और यहां पर भी आ गया यस। नाउ नेक्स्ट इज 1,2-डाइक्लोरोईथीन। 1,2 सब्स्टिट्यूशन आ गया ना, याद है ना। फिर भी बनाकर देख लीजिए। 1,2-डाई, ये थी आपकी इथीन। ठीक है जी। अब यहां पर क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन। तो यहां पर दोनों यस, CHCl CHCl, ये हम ऑलरेडी के CHF वाला कर चुके हैं, तो यस यहां पर पॉसिबल है। 1,1-डाइक्लोरो नहीं, 1,1-डाइक्लोरो यहां पर नहीं हो सकता। 1,1, अगर 1 क्लोरो 1 फ्लोरो होता फिर हो जाता, लेकिन डाइक्लोरो है, सेम ग्रुप है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नो, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। अब ये देखिए 1 ब्रोमोप्रोपीन, 1 ब्रोमोप्रोपीन बनाइए जरा। प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CHBr। यस, यहाँ पे H अगर सेम साइड पर बनाओगे तो वो असेस हो जाएगा, अपोजिट बनाओगे ट्रांस हो जाएगा। CH3 और Br के थ्रू नहीं देखोगे आप, HH से सिस ट्रांस बनाएंगे। क्लियर है जी। तो यहाँ पर यस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। डन। आफ्टर दैट 2-ब्रोमो-3-क्लोरो-ब्यूट-2-ईन बिल्कुल हो जाएगा। पहली बात तो टर्मिनल नहीं है और सेम नहीं है और डिफरेंट पोजीशन पर है। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर मैं 7th की ड्रॉ कर लेती हूँ। 7th की जो क्या स्ट्रक्चर है? दैट इज ब्यूटीन। लीजिए ब्यूट 2-ईन, फिर
3 पोजीशन पर क्लोरीन है और पर ब्रोमो है, तो यहाँ पर ये CH3 CH3, तो ये काइंड ऑफ सिस बन गया। CH3 सेम साइड पर है, अपोजिट डालोगे तो वो हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। क्लियर है जी। पेंट-टू-ईन। 8th क्वेश्चन में हमने क्या बनाना है, पेंट-टू-ईन। 1 2 3 4 5 2-ईन। तो यहाँ पर CH3, यहाँ H, इधर H, एक H और दूसरा आ जाएगा इथाइल ग्रुप। इसके मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है जी, ये देखो डबल बॉन्ड H सेम साइड पर, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सिस। और दूसरी तरफ आपने करना है CHH, ET और ME, इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, ट्रांस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये इतनी स्ट्रक्चर्स आप थोड़ा सा, अगर आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है तो प्लीज़ इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए जी, ये स्ट्रक्चर्स आपके पास आ गई और ये इधर से आप नोट कर लीजिए ताकि हम बाकी आगे काम कर सकें। चलिए आगे करते हैं हम, इधर आ जाइए। हाँ जी, 9th क्वेश्चन में हमने ये मॉलिक्यूल बनाया है, इसमें डबल बॉन्ड देखिए रिंग के अंदर है। रिंग के अंदर है तो डबल बॉन्ड जिस सिचुएशन में है वो कुछ ऐसा है, तो इसके साथ जो H होंगे वो ऐसे आएंगे, दिख रहा है, ये वाली फॉर्म चेयर टाइप दिख रही है, ये फॉर्म आपकी ट्रांस फॉर्म होती है और ये फॉर्म आपकी होती है सिस फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये जरा हम यहाँ पर एक, हाँ जी, तो ये यहाँ पर क्या है, यस, इसमें ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ट्रांस। अगर इसी में आप सिस फॉर्म बनाना चाहें तो सिस फॉर्म इस मॉलिक्यूल की, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस दोनों पॉसिबिलिटी होंगी तभी हम कहते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर ना होकर इस पोजीशन पर होता तो देखो जरा, डबल बॉन्ड ऐसे आता, दिख रहा है, ऐसे, तो यस दिस इज सिस फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। वाई फॉर यस के लिए मैंने डाला है। ठीक है जी। इसी तरीके से 10th में देखो जी, ये कौन सी फॉर्म है, ये देखो सिस। अगर इसी की ट्रांसफॉर्म बनानी होती तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर जाता, हम डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर डालते तो ये देखिए ये किस फॉर्म में आ जाता, ट्रांसफॉर्म। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां डालती तो ट्रांस, यानी दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। क्लियर है। अब अगर मैं आपको कहूं सभी के अंदर नहीं होता है, अगर मैं आपको ये साइक्लिक कंपाउंड है जी, एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन, इसमें साइक्लोहेक्सेन, अगर हम कहें क्या इसमें सिस ट्रांस है, देखो जरा इसमें सिस तो दिख रहा है, क्या यहाँ ट्रांस की पॉसिबिलिटी है। अगर डबल बॉन्ड मैं यहां से हटा के इधर डाल दूं फिर भी सिस है, इधर डाल दूं, कोई भी पोजीशन देख लीजिए सब में सिस है। तो अगर सिस आइसोमर ही है, ट्रांस की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो रिंग के अंदर एक कंडीशन नोट कर लीजिए, कार्बन एटम 8 से ज्यादा होने चाहिए, तब साइक्लोएल्कीन्स कैन शो। साइक्लोएल्कीन n greater than नॉट इक्वल टू 8 में भी नहीं आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 8, एक मिनट में बनाकर भी बता देती हूँ, 8 मॉलिक्यूल कुछ ऐसे, एक मिनट गलत बनाया अभी मैंने, एक बार देख लेते हैं 8 में आएगा कि नहीं आएगा। देखो जी, डबल बॉन्ड अगर मैं यहां डालती हूं तो सिस है, यहां डालती हूं तब भी सिस है। देखो किसी भी पोजीशन पर डाल लीजिए, बॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही है, ऐसी पोजीशन बनेगी ही नहीं। तो 8 से मोर देन 8 होंगे तभी साइक्लोएल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्केन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लोएल्कीन।
तो साइक्लोएल्कीन के अंदर N कम से कम 8 से तो ज़्यादा होने चाहिए, तभी वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर बन रहे हैं, तो 8 से ज़्यादा होने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ये दिख रहा है CH2 यानी कि टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल है तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो, इस पोर्शन में देखो CHCl, ये तो कह रहा है जी कर लो कोई बात नहीं है, लेकिन इधर देखो इस कार्बन के पास यहां पे देखो सेम है। अब अगला डिफरेंस करें तब भी हो सकता है, इधर से जाएंगे तो ये C है, इधर से जाएंगे ये C, ये भी सेम है, और आगे भी जाएं तब भी ये इधर से भी इसी C पर पहुंचेंगे, इधर से भी इसी C पर पहुंचेंगे, यानी कि थ्रू आउट आगे तक ये सिमिलर जाएगा, तो नो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हो सकता है कि नहीं। एक मिनट जी, इधर आ जाइए, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, हो गई है हमसे। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CHCl ये तो बना रहा है। अब इसमें अगर मैं इधर साइड पर जाती हूं तो सेम है, तो सिर्फ एक ही कार्बन एटम कहते हैं तो हम कहते हैं ये सेम है, ये नहीं बनाएगा, लेकिन हम जरूरी नहीं, आगे भी जाकर देखेंगे, पूरी रिंग तक चेक करते हैं, एंड तक देखते हैं। इधर देखो C है और इधर देखो ये बॉन्ड आ गया, डिफरेंट बॉन्ड है, तो अब सेकेंड पोजीशन से, सेकेंड पॉइंट से यहां पर क्या हो जाएगा, यस, तो यहां पर यस, तो ये पॉइंट चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे चेक करना है अल्कीन्स या साइक्लोएल्कीन्स में कब आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल होगा और कब नहीं होगा। इन शॉर्ट, अल्कीन्स ओपन चेन में अल्कीन्स डबल बॉन्ड्स, उसके साथ साथ इट शुड बी टू डिफरेंट अटैच्ड विद टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है जी। टर्मिनल अल्कीन्स विल नॉट शो, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन कैन शो। और साइक्लोएल्कीन्स में हमने क्या पढ़ा कि जो साइक्लोएल्कीन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो एटलीस्ट क्या होने चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 8। ठीक है जी। आफ्टर दैट साइक्लोएल्केन्स, उसके बाद एल्कीन के बाद हम बात करें कि सेकेंड कौन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की कंडीशन फॉलो करता है, वो है साइक्लोएल्केन। क्योंकि इस बॉन्ड पर जब दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहो, रोटेट करना चाहो, तो CC सिंगल बॉन्ड में भी रोटेशन नहीं हो सकती। ओपन चेन में CC सिंगल बॉन्ड जैसा होता है वो रोटेट कर सकता है, लेकिन जब ये रिंग से अटैच रहता है तो अगर आपने एक बॉन्ड को भी रोटेट करने की कोशिश की तो सारी रिंग खुल जाएगी, और रिंग खोलने लायक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास नहीं होती है। तो इसी वजह से साइक्लोएल्कीन में तो होता ही था, वो तो पाई बॉन्ड की वजह से था, लेकिन उसमें कार्बन एटम की कंडीशन थी 8 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन साइक्लोएल्केन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बस डाई सब्स्टिट्यूशन होनी जरूरी है। यानी कि अब यहां पर देखिए, जब आपका ये इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड वेज, इस बॉन्ड को वेज, वेज होता है अबव द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH3 भी अबव द प्लेन है, यानी एक रिंग में दो, रिंग तो प्लेन में हो गई और दो CH3 अबव द प्लेन है, तो दो सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड अबव द प्लेन है, तो दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। ठीक है जी, इसके नाम के आगे भी लिखा हुआ है, यस इट इज सिस, सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट वाला देखो, एक अबव द प्लेन है, वेज है, और एक डॉटेड डैश, डैश होता है बिलो द प्लेन। ठीक है, ये याद रखना है, डॉटेड लाइन जो है वो बिलो द प्लेन की रिप्रेजेंटेशन है, और सॉलिड जो है वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, अबव द प्लेन। ठीक है जी, तो ये क्या है, अबव द प्लेन। तो ये सिस थी, तो ये वाली क्या फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए एलीन्स। एलीन्स हम एक बार पहले भी एलीन्स यूज कर चुके हैं, जिसमें मैंने कहा था कॉम्युलेटिव
डबल बॉन्ड्स, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी ऑड नंबर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों, क्यों नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड में होने चाहिए? चलिए मैं आपको इवन नंबर के एलीन की एक हम 3D स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखिए ये है मेरे पास 3D स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपने जब देखो ये कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज में इसने 3 बॉन्ड बना लिए ये, ठीक है जी। ये 3 बॉन्ड कौन से हैं, सेम प्लेन पर हैं, और इसकी एक पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इस C ने भी फिर अबव और बिलो लिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यानी एक ऊपर की तरफ है और एक बिलो द प्लेन है। मैं इसको थोड़ा सा सॉलिड बना देती हूँ, सॉलिड मतलब अबव द प्लेन, और इसको हम थोड़ा डॉटेड फॉर्म में ले लेते हैं कि भाई ये वाली लूप जो है ये कहां पर है, बिलो द प्लेन है, ठीक है जी। ये वाला ये कार्बन देखिए दिख रहा है ना, ये जैसे अबव द प्लेन है, अबव, और ये कौन सा हो गया, बिलो। और इसके जो कार्बन है फिर कैसे हो गए, एक आपकी तरफ को आ रहा है, एक मेरी तरफ को आ रहा है, ऐसे आ गए, ठीक है। मैंने यहां पर इस तरीके से बनाए हैं, ये इस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अब इस C ने एक पाई बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया, लेकिन दूसरा पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस C को तो एक और पाई बॉन्ड बनाना है, तो वो एक पाई बॉन्ड इस तरीके से आगे, एक ऊपर नीचे बनाया, एक आगे पीछे के साथ बना लेगा। आगे पीछे अगर वो बनाएगा, ये लो जी, जब आगे पीछे ऑन द प्लेन तो आपका पाई बॉन्ड हो गया, तो इसके जो और एटम्स होंगे वो फिर कौन से होंगे, जैसे यहां पर एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, समझ में आया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, समझ में आ रहा है। देखो कुछ इस तरीके से पिक्चर होगी, 2 AB सेम प्लेन में आ गए, एक अबव आ गया, एक बिलो आ गया, समझ पा रहे हो, 2 AB यानी सेम प्लेन में आ गए आगे पीछे, और एक ऊपर और एक नीचे, कोई भी आपका सेम साइड पर रहेगा ही नहीं। अगर मैं कहती हूँ 2A, एक इधर है, एक सेम प्लेन पे है, एक अबव है, तो ये सेम साइड नहीं है। B भी एक अबव है और एक बिलो द प्लेन, ये ऑन द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी सेम प्लेन पर नहीं है, कोई 2 सेम ग्रुप, यानी कि ये क्या है, ऑन द प्लेन, और ये कहां है, ऑन द प्लेन, ये कहां है, अबव द प्लेन, और ये है बिलो द प्लेन। तो सेम साइड पर तो कोई भी 2 सेम एटम नहीं हुए। AA जो है दोनों डिफरेंट प्लेन में है, BB भी डिफरेंट प्लेन में है, तो इवन नंबर में वो डिफरेंट आएंगे। लेकिन अगर साथ में एक और पाई बॉन्ड हो गया तो फिर वो फिर से सेम इधर आ जाएगा, और फिर आपका नेक्स्ट C सेम प्लेन में आ जाएगा। यानी ऑड नंबर अगर मैं करती हूं, इसको ध्यान से देखिए, तो ऑड नंबर के लिए C जो है यहां पर सेम प्लेन में होंगे। तो यहाँ पर आपने R को चेक कर लेना है, R1, R2, R3, R4। तो अगर आपका यहाँ पर, इसका मतलब अगर ये इस तरीके से है, HR, HR, या तो दोनों ही सेम प्लेन पर होंगे, तो ये आ गया आपका, या फिर इसकी सॉरी एक और कार्बन एटम होगा तब आएगा, ठीक है जी। और या फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक H अबव द प्लेन, दूसरा H भी अबव द प्लेन, R बिलो द प्लेन, R बिलो द प्लेन। तो ये क्या हो गई, दोनों H अबव द प्लेन, दिस इज द सिस फॉर्म। और अगर ये अपोजिट हो जाएंगे तो ये इसकी हो जाएगी ट्रांसफॉर्म।
तो एलीन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट कि जो पाई बॉन्ड हैं वो आपके कहाँ होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने जरूरी हैं। इवन नंबर के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्साइम। ऑक्साइम कैसे होता है? ऑक्साइम एक्चुअली एल्डिहाइड से बनता है। CH3CHO एल्डिहाइड अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है NH2OH, ठीक है जी, तो ये यहां से वाटर बाहर निकल जाता है। तो CH के पास, C के पास एक तरफ H होगा और एक तरफ CH3 होगा। डबल बॉन्डेड N के पास एक तरफ होगा लोन पेयर और एक तरफ होगा OH। If H और OH, if H and OH are on same site, तो यहां पर सेम साइड मतलब सिस टाइप हो गया, तो इसको ये सिस नहीं, हम सिन वर्ड यूज करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सिन। इफ H and OH आर ऑन अपोजिट साइड, जैसे ये है, तो दिस इज कॉल्ड एंटी, आर ऑन अपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड एंटी। ठीक है जी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस ट्रांस यहाँ पर भी नहीं है। तो यहां से पूछे क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ऑक्साइम में? यस। अगर आप पूछे क्या सिस ट्रांस है? नो। यहाँ पे सिस ट्रांस की जगह कौन सी प्रेजेंट है? सिन एंड टी। इफ H and OH are on the same side, sin है। If H and OH are on the opposite side, then it is called anti। तो ये वो कंडीशंस थी जिसके अंदर हमारी सिस ट्रांस पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया कि सिस एंड ट्रांस या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। अब उसमें क्या डिफरेंस, हमने ये कहा कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे किन किन प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे डिफरेंस होगा ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले सिस ट्रांस आइसोमर की डाइपोल मोमेंट जो होगी यानी म्यू वैल्यू जो होगी वो डिफर करेगी। कैसे डिफर करेगी, चलिए हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाई आपको दी ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। तो डाइपोल मूवमेंट में जो यहाँ पर फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज पार्शियल पॉजिटिव। और जो बॉन्ड मूवमेंट है वो कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसी तरीके से दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। CH बॉन्ड को ऑलमोस्ट हम नॉन पोलर ही मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो बॉन्ड मूवमेंट है वो भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, तो म्यू क्या होगा, 0। लेकिन अगर यही सिस आइसोमर होता, ये लीजिए जी सिस आइसोमर, तो यहां पर मेरी बॉन्ड मूवमेंट कार्बन टू फ्लोरीन, कार्बन टू फ्लोरीन, तो यहां पर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। बॉन्ड मूवमेंट ट्रांस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगी, अगर वो बॉन्ड मूवमेंट इक्वल है तो कैंसिल कर देंगी। जैसे यहाँ पे CF CF था तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर एड ऑन होगा और म्यू इज not equal to 0 rather greater than 0। तो यानी कि सिस आइसोमर की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो ट्रांस से ज्यादा होगी, और ट्रांस की डाइपोल मोमेंट 0 हो भी सकती है और नहीं भी, मे बी 0 और नॉट। अब हमने 0 वाला केस तो ले लिया, नॉट वाला केस मैं आपको यहां से बता रही हूं। चलिए अगर ये फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां H है, यहां H है। अब डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर भी है, लेकिन इक्वल अपोजिट है बट इक्वल नहीं है।
पिछले केस में हमारी क्या थी, इक्वल एंड अपोजिट थी। अगर ट्रांस में डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं तभी वो कैंसल्ड आउट होती हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका सिस फॉर्म कहूँ, दोनों में ही डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, लेकिन क्लोरीन सिस में एड ऑन हो रही हैं। देखो जी, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में दोनों ऊपर जा रही हैं, ऐड हो रही हैं, दोनों में नॉट इक्वल टू 0 है, बट सिस में ज्यादा होगी ट्रांस से। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलिए मुझे बताइए ट्रांसपेंटटूइन, इसमें डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है? ट्रांसपेंटटूइन, आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करना है, ट्रांस देखते नहीं बोल देना कि 0 है जी, नहीं। पेंटीन में हमने बनाया था, एक तरफ इथाइल होता है, एक तरफ मिथाइल होता है। अभी कुछ देर पहले हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट क्या होगी, अंदर की साइड होगी। तो यानी अपोजिट डायरेक्शन तो है बट इक्वल नहीं है, क्योंकि एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल। तो देयर विल बी लेस जरूर होगी बट नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, और जनरली सिस और ट्रांस में ट्रांस 0 हो या ना हो, लेकिन हाँ सिस से कम हो जाती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप डायपोल मोमेंट चेक कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बेटा अभी हमने पढ़ा, सिस कुछ इस तरीके से होती है, ट्रांस कुछ ऐसे रहती है और सिस कुछ ऐसे रहती है। तो जो ट्रांस फॉर्म है वो मोर सिमेट्रिकल है। क्या है जी, ये मोर सिमेट्रिकल फॉर्म है। और अगर जो मोर सिमेट्रिकल है ये लेस सिमेट्रिकल है, यानी जो आपकी ट्रांसफॉर्म होगी चेयर, जैसे हम चेयर्स को पैक करना चाहें, एक के ऊपर एक के ऊपर पैक हो जाती है ना, तो ये एक के ऊपर एक पैक होने से क्लोजली पैक्ड हो जाती हैं। और क्लोजली सॉलिड स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड स्टेट का चेक करना होता है और क्लोज पैकिंग के ऊपर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पैकिंग, पैकिंग देखनी होती है, पैकिंग ऑफ सॉलिड। तो जितनी ज़्यादा पैकिंग अच्छी होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो डायपोल मोमेंट तो सिस का ज़्यादा था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ट्रांस का ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिस। रीज़न बीइंग क्योंकि ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिकल, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम सॉलिड का नहीं देखते हैं, वो किसका देखते हैं, फॉर लिक्विड। तो लिक्विड के केस में हम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, क्योंकि जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज़्यादा आपस में इंट्रैक्शंस रहेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव को इंट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को। अगर वो डायपोल मोमेंट है ही नहीं, आपस में कैंसल आउट कर चुके हैं, तो वो इंट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। तो अगर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा। अब आप ज़रा मुझे बताइए, सिस और ट्रांस में से बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता था, सिस का। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, ट्रांस का ज़्यादा होगा। डायपोल मोमेंट 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 0 नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई डायपोल मोमेंट 0 है तो बॉइलिंग पॉइंट भी 0 कर दो, नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। अभी तक हमने पढ़ा डायपोल मोमेंट सिस आइसोमर का जनरली ज़्यादा रहता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का, और बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज़्यादा रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द डायपोल मोमेंट, जिसका जितना ज़्यादा, सॉलिबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं, इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर। वाटर क्या है, पोलर। वाटर आपका क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है,
तो पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा, और पोलैरिटी किसकी ज़्यादा होती है, जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहता है। तो इट मीन्स म्यू के प्रोपोर्शनल होगा, तो सिस आइसोमर का जनरली बॉइलिंग सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। डायपोल मोमेंट भी सिस का ज़्यादा था, सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी पानी के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वही कम हो जाएगी, और बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज़्यादा रहेगा। जबकि मेल्टिंग पॉइंट किसका था, ट्रांस का ज़्यादा था, क्योंकि वो क्लोज्ड पैक था, और अगर ये क्लोज्ड पैक्ड है तो डेंसिटी भी क्लोज पैकिंग की ही ज़्यादा रहती है। तो यानी कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन पैकिंग, और पैकिंग ट्रांस की ज़्यादा होती है सिस से, तो इसी वजह से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रांस की। क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको मैलिक और फमारिक में पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं मैलिक एसिड को, मैलिक एसिड ऑलरेडी ऐसे था ना बच्चे, ये था सिस फॉर्म, दिस इज मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो ये वाटर लूज कर देता है। हीट करें हम तो यहाँ से वाटर या फिर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डालें तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि COH आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर पानी जाने से एनहाइड्राइड बनता है बेटा। तो ये देखिए इधर से H गया था तो ऑक्सीजन इधर का बचा हुआ है आपका, ठीक है, इधर से OH गया था तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो इसको क्या कहेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है जी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये केस लेते हैं फिमारिक एसिड का, तो फिमारिक में दोनों COH कहाँ थे, ट्रांस कंडीशन पर थे। तो अगर वो ट्रांस कंडीशन पर हैं तो नो एनहाइड्राइड, क्योंकि ये दो CO, मैंने गलत बना दिया ना, सॉरी, यहां पर क्या करना है H और ये हो गया COH, नो एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर ऑन हीटिंग मैलिक तो एनहाइड्राइड बना लेगा, लेकिन फिमारिक एनहाइड्राइड नहीं बना पाएगा, क्योंकि दोनों CH इतनी दूर दूर हैं कि आपस में क्लोज पानी नहीं बना सकेंगे, ठीक है जी। तो ये सिस और ट्रांस के अंदर आपका क्या आ गया, डिस्टिंक्शन वाया फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। अब हम अपने चैप्टर के नए सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन। EZ कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे कार्बन एटम्स की तरफ चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, ठीक है, मैंने कहा था ना कि इसका एग्जाम्पल मैं अभी बना कर दूंगी आपको। सपोज यहाँ पर Br आ गया और यहाँ पर आयोडीन आ गया, तो अब आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि हमने कहा था सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड या अपोजिट साइड, तो यहाँ पर तो कोई सेम ग्रुप है ही नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर आपका सिस बनेगा या ट्रांस। सिमेट्रिकल तो है, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, से डबली बॉन्डेड कार्बन एटम शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप, ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है, दोनों के पास डिफरेंट होने चाहिए। एक के पास भी सेम हो गया तो फिर वहां पर सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। तो सिमेट्रिकल तो है बट सिस ट्रांस नहीं है। तो इस केस में हम देखते हैं EZ। EZ में जो Z होती है उसको सिस फॉर्म की तरह लेते हैं और E को हम ट्रांस फॉर्म की तरह चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले CIP रूल देखना पड़ेगा। ये CIP रूल ऑप्टिकल आइसोमर में RS कॉन्फ़िगरेशन में भी काम आता है और यहाँ पर EZ चेक करने के भी काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे चेक करना होता है, जो एक कार्बन एटम के पास दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है उनको आपने नंबर करना है 1 2।
यानी इस कार्बन के दोनों एटम्स को आपने 1 2 नंबर करना है और इधर भी आपने क्या नंबर करना है 1 2। ठीक है, अब इसमें 1 और 2 किस हिसाब से दिए जाते हैं, एटम्स विद हायर एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको आप हाई प्रायोरिटी, उसको 1 नंबर दोगे। जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में से जरा मुझे बताएंगे किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, यस क्लोरीन का। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर इसको 1 नंबर मिलेगा तो फ्लोरीन इज 2 नंबर। इधर अगर इन दोनों में, बेटा चारों को आपस में कंपेयर नहीं करना, इसके लिए इन दो को कंपेयर करेंगे, इधर के लिए दो कंपेयर करेंगे। आयोडीन एंड ब्रोमीन में से एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज्यादा है तो दैट इज 1 और ब्रोमीन का कम है तो दैट इज 2। ठीक है जी, तो यहां से अब देखिए 1 1 सिस फॉर्म हो गई, सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, सेम प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड, है ना, सेम ग्रुप नहीं, सेम प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड, तो दैट इज सिस। और इस सिस को हम क्या कहते हैं, जेड आइसोमर। क्लियर है? ठीक है, एक ऐसा ही आप खुद करके दिखाएंगे मुझे। चलिए करते हैं हम। सी डबल बॉन्ड सी, अगर मैंने यहां पर आपको दे दिया CH3 और यहां दिया H, यहां दे दिया C2H5 और इधर मैं दे देती हूं जी फ्लोरीन। अब इस केस में आपने इसको बॉन्ड करके एक बार दिखाना है। यहाँ पे कैसे करोगे, C2H5 को आप कुछ ऐसे लिखोगे CH2CH3। अब आपने एटॉमिक नंबर पूरे C2H5 का नहीं देखना है, इस कार्बन पर जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से कंपेयर करना है। और आपको पता होगा कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है। कार्बन का 6 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। और यहाँ पर आपको H और C में कंपैरिजन करना है, H3 को नहीं देखना है। यहाँ पर आपने डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम की प्रायोरिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर दैट इज 1 और दैट इज 2। इस हिसाब से 1 1 हायर प्रायोरिटीज आर ऑन द अपोजिट साइड, तो दैट इज कॉल्ड E। ठीक है जी, लेकिन अगर कहीं ऐसे आ जाता C डबल बॉन्ड CH3 CH2H3, इस केस में इथाइल और मिथाइल में हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज यहां पर भी C से अटैच है, यहां पर भी C, तो ये हम डिक्शनरी की तरह मूव करते हैं। एक कार्बन एटम सेम है तो नेक्स्ट पे जाएंगे। अब नेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो इस C के पास ये देखिए, ये C सेम है, ये C सेम है, तो जो चीज सेम है उससे हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद ये C 3 हाइड्रोजन से अटैच है और ये C किससे अटैच है, 2H, और एक किससे अटैच है, फर्दर C से, और वो C फर्दर आगे अटैच है वो नहीं देखना हमें, हमें सिर्फ यहीं से चेक करना है। अब देखिए जी क्या करना है आपको, ये C, ये H के साथ ये H कैंसल, ये H के साथ ये कैंसल, इस H के साथ ये कैंसल, लेकिन उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया, C एंड H, तो इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, C का, तो यानी दैट इज 1 एंड दैट विल बी 2। इसका मतलब अगर आप ऑर्डर डिसाइड करते हुए फर्स्ट कार्बन एटम सेम आ गया, तो अगर इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट कार्बन एटम एंड सो ऑन। अगर सेकंड भी सेम होता तो हम थर्ड से जाते, थर्ड भी सेम होता तो हम फोर्थ से जाते। ठीक है जी, सारे तो सेम नहीं हो सकते थे, अगर सारे ही सेम होते फिर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, फिर तो सेम ग्रुप हो जाते, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे डिफर होगा ही होगा, वहीं तक आपको पहुंचना पड़ेगा। क्लियर है जी, तो उस हिसाब से आपने ऑर्डर बनाना है। डन है बेटा? ठीक है, जैसे मेरे मन में ना अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, हमने ये बनाया था,
याद है इसमें हमने कहा था कि ये हमारा आइसोमेरिज्म शो करेगा, लास्ट में हमने किया था। चलो इसको भी सारे डिफरेंट है, ई जेड देना पड़ेगा। हाँ जी, इसकी तरफ तो आसान है, एच और सी एल में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 ये हो गया और ये इधर। ठीक है, अब इस कार्बन एटम पर फर्स्ट सेम है जी, फर्स्ट अटैचमेंट सेम है CH2 C और फिर 2H सेम ही है। आगे चलेंगे तो इधर C है और इधर भी C है, सेम है। इस C के पास यहां पर H और एक C है और इस C के पास देखो जी, इस C के पास ये H कैंसल, ये C कैंसल और एक तरफ H और एक तरफ C, तो इस साइड आएगा 1 और इस साइड आएगा 2, तो 1 1 आर ऑन द सेम साइड, तो दैट इज Z आइसोमर। क्लियर है, समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो यहां पर ये Z हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूल 3, अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डबल या ट्रिपल आने का मतलब फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, यहां पर मैं डाल रही हूं दिस और यहां पर हम डाल रहे हैं ये लो जी, यहां पर आपको कंपैरिजन करना है। अब यहां पर जब इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो आपको ऐसे लेना है इस कार्बन एटम को कि जैसे 3 नाइट्रोजन, दैट इज कंसिडर्ड एज 3 डिफरेंट बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड भी नाइट्रोजन, ये बॉन्ड भी नाइट्रोजन, ये बॉन्ड भी, तीनों को अलग अलग ड्रॉ करना है। और इस बॉन्ड में क्या है बेटा, एक तो H है और 2 नाइट्रोजन से अटैच है, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, जबकि ऊपर वाले में कार्बन के तीनों बॉन्ड किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। चाहे वो एक ही नाइट्रोजन से अटैच है लेकिन 3 बॉन्ड है तो 3 अलग अलग काउंट मान करे जाएंगे। तो 2 नाइट्रोजन कैंसल हो गए और एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर दैट इज 1 एंड दैट इज 2। आ गई बात समझ? तो इस तरीके से आपने यहाँ पर EZ डिसाइड करने हैं। और इन एनी केस अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर Cl है, यहाँ पर F है, यहाँ H है और यहाँ D है, तो यहाँ तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटॉप होता है, तो हैवी मास वाले को, यानी कि इसको मैं 1 करूंगी और इसको मैं 2 नंबर दूंगी। क्लोरीन फ्लोरीन आपको पहले से ही पता है कि क्लोरीन इज 1, फ्लोरीन इज 2। इस हिसाब से ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, E आइसोमर। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं नीट के लिए, तो यहाँ तक सफिशिएंट है, लेकिन जेईई मेंस में हमें कई बार नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आ सकते हैं, जिसके लिए हमें आगे फर्दर फॉर्मूला करना पड़ेगा। हाँ जी, सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और Cl, कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। तो इस केस में सबसे पहले तो आप चेक कर दीजिए इफ टू एंड्स आर डिफरेंट, अगर 2 एंड्स डिफरेंट हैं यानी सिमेट्रिकल नहीं है, इस केस में अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड जिसके विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। CH यानी कि यस इसके भी CH है, यस हो सकता है। यहाँ पर CH2 नहीं है, CH है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन ये टर्मिनल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 ऐसे डबल बॉन्ड हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें आइसोमेरिज्म चेक करना है। देन फॉर्मूला विल बी 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 टोटल 4 आइसोमर रहेंगे। कैसे होंगे? सपोज एक सिस है, एक ट्रांस है,
एक ट्रांस है एक सिस है, क्योंकि दो डिफरेंट है तो ये सिस ये ट्रांस ये सिस दोनों डिफरेंट केसेस रहेंगे, दोनों ट्रांस और दोनों सिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकालना है। बट इफ टू एंड्स आर सेम, टू एंड्स आर सेम, अगर दोनों एंड सेम हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आ जाए केस सपोज दिस वन, या फिर चलिए ये लगा लेते हैं, ये मैंने सारी सिस फॉर्म बनाई है, इनके ट्रांस भी हो सकती हैं। तो यहां पर ये दो एंड देखिए, इफ टू एंड्स आर सेम, तब आप चेक करोगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, n। अगर तो वो इवन है, अगर तो वो इवन है तो फॉर्मूला होगा 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू पावर n/2 -1। ठीक है जी, जैसे कि यहां पर आपके पास n क्या है, ऑड है। इफ n इज ऑड, अगर ऑड नंबर है तो फॉर्मूला आपके पास रहेगा 2n-1 सेम है प्लस 2। अब यहां पर n/2 नहीं कर सकते हो, n+1 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद आप इसको -1 करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर n की वैल्यू थी 3, तो 3 मतलब 3 का मतलब हो गया 2 रेज टू पावर n-3 -1 मतलब 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 + 1 यानी 4/2 का मतलब 2 -1, तो 2 -1 कितनी आ गई, 2 की वैल्यू 1 प्लस 2 की 4, तो टोटल हो जाएंगे 6 पॉसिबिलिटी। क्लियर है जी, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, थैंक यू बेटा।